हेलो वी लवनो, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर बेहतरीन सी क्लासेस के साथ में। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा, हमारी तथास्तु सीरीज प्रैक्टिस सेट चल रहा था, जो आज हम यूनिट डिस्कस करने वाले हैं या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं रोटेशनल और सर्कुलर मोशन के बारे में, यानी कि घूर्णन गति और वृत्तीय गति के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सभी एक बार जल्दी से बताएंगे मेरी वॉइस और डिस्प्ले क्लियर है? फिर अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और एकदम बेहतरीन सी सीरीज है, लगातार आप प्रैक्टिस करते रहोगे। पिछले वाली सीरीज के 2 क्वेश्चन रह गए थे, आप सभी उसे ट्राई करना। मैं आज एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन के टॉपिकों से रिलेटेड। तो बेहतरीन तरीके से बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम अपने क्वेश्चंस को जल्दी पहुंच जाते हैं। तो सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय श्री राधे कृष्णा, आप सभी का मोस्ट वेलकम है, ठीक है। तो अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। सभी एक बार क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी एक बार रीड करिएगा और बढ़िया तरीके से चीजों को बनाते हैं, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा भैया, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है और उसके बाद जवाब देना। वो कह रहा है क्वेश्चन, एक कार जिसका द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है 20 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चलती है। यदि कार के टायरों तथा पथ के बीच घर्षण गुणांक 0.64 है तो वह अधिकतम वेग जिससे कार चलाई जा सके वो क्या होगा? ठीक है, सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग जी, राधे राधे जी, ठीक है। ठीक है, जल्दी जल्दी से बताओ क्या इसका आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो जो जो चीज उसने दे रखी है पहले उस चीज के बारे में देख लेते हैं। ये क्या दे रखा? द्रव्यमान m, यानी कि m दे दिया, ठीक है भैया। 20 मीटर त्रिज्या स्मॉल r दे दिया। आगे चलो भाई, वृत्ताकार पथ पर यदि कार के टायरों और पथ के बीच घर्षण गुणांक होता है म्यू s दे दिया, ठीक है। तो वह अधिकतम वेग यानी कि v पूछ रहा। तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा और जिससे कार चलाई जा सके क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला समझना पड़ेगा किस प्रकार की चीजें इसमें रहने वाली है भैया, ठीक है। देखो भाई ध्यान से, m आ रहा है, r आ रहा है, म्यू s आ रहा है और v आ रहा है, ठीक है। तो आपको दो इस टाइप वाले, जब भी टायरों के बीच में घर्षण आवे, कार घुमाने की बात होवे, एंगल की टर्म्स आवे या कोई सी भी इस तरीके की टर्म्स आवे, तो आपको एक फॉर्मूला माइंड में जरूर आना चाहिए। और अधिकतम वेग के बारे में कभी कभार इस प्रकार की चीजें भी होती है, जैसे बाल्टी को लगातार घुमा रहे हैं तो वहां अधिकतम वेग के बारे में भी चीजें पूछ लेता है। तो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक बार ध्यान से चीजों को समझिएगा। तो ऐसे वाले उसमें आपको ध्यान से समझना कि tan थीटा इजिकल टू वी स्क्वायर बाई आर जी का फॉर्मूला याद रखना भैया। आपको जब भी कोई बाल्टी घुमाई जावे, कार घुमाई जावे, ठीक है, और घर्षण गुणांक हो और वेलोसिटी के बारे में बात हो रही हो, तो tan थीटा इजिकल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। यहां पे v जो वेलोसिटी, r रेडियस और g आपकी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है। इसकी वैल्यू कभी कभार देता है, नहीं तो आप फिक्स करके ले सकते हो। कभी कभार अगर आपको जैसे यहां पे स्थैतिक घर्षण गुणांक नहीं दे रखा तो आपको एक फॉर्मूला तो पता ही होगा, tan थीटा इजिकल टू म्यू एस। तो आप tan थीटा की जगह म्यू एस भी यूज कर सकते हैं, म्यू एस इजिकल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करके आप आराम से वेलोसिटी निकाल सकते हो। और ना तो आपको डायरेक्टली याद रखना, तो आप याद रखियो v इजिकल टू म्यू एस आर जी, म्यू एस आर जी। तो ये एक फॉर्मूला बनता है जो बड़ा बेहतरीन इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतनी ज्यादा चीजों का आइडिया हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि यदि कार या बाल्टी घुमाते वक्त कोई भी टर्म्स दिया हुआ है, इस वाले में यही फॉर्मूला लगाना घुमाते वक्त, ठीक है। इसी टाइप के फॉर्मूला के लिए ये 2 बात आपको याद रखनी है ध्यान से। तो जैसे v इजकल टू पूछ रखा और म्यू एस की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने भैया 0.64, और r की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने भैया 20 दे रखी है, और g की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 दे रखी है। और जैसे इसे हम खत्म करते हैं 00, और ये अगर आपकी ये 00 ये खत्म हो जाती है, और 64 का अगर आप करते हो तो 8√2 आता है, और 8 मल्टीप्लाई 1.414 यानी कि लगभग 1.5 के आस 1.5, मतलब ये वाला हिस्सा 1.5 से कम है, यानी कि 8 की 1 में करोगे तो 8 होगा, और 8 का आधा कितना होगा 4 होगा। तो 8 और 4 12 के आसपास देखो कौन सा आंसर दिखाई दे रहा,
तो 12 के आसपास कौन सा आंसर दिखाई दे रहा है? 11.3 के आसपास में मीटर पर सेकंड। तो ए ऑप्शन इसका कैसे हो जाएगा भैया? राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 11.3 मीटर बटे सेकंड। ठीक है, मीटर बटे सेकंड। लगातार चीजों को करते रहो, बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें हो जाती हैं। देखो कभी भी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ सकता है चीजों में। ठीक है, निधि पवार जी लिख रहे हैं डेली क्लास उसे आप पीछे का इतना रिवीजन करते रहिएगा, आपके पास इतनी सारी वीडियो, इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है, आप उन्हें लगातार मतलब करते रहिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा। आप ये क्यों सोच रहे हो कि मतलब जब सर पढ़ाएंगे हम तभी पढ़ेंगे? इतनी सारी चीजें पढ़ा रखी है बैच के अंदर बनने, जो उनसे दिन मान लो बाय द वे छुट्टी हो जाए, आप पीछे की चीजों को रिवाइज करो ज्यादा से ज्यादा। देखो टीचर के पढ़ाने से कभी भी आपके सिलेक्शन होने के चांस तो बढ़ जाते हैं, लेकिन सिलेक्शन की कभी भी गारंटी नहीं होती। ध्यान से समझना इस बात को, जितना आप अपने ऊपर प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको जो है फायदा मिलेगा। ठीक है, टीचर एक बोर्नवीटा होता है जो दूध पियाने के लिए बच्चे को उसके दूध में डाला जाता है, ठीक है ना, उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए कि भाई दूध का टेस्ट है लेकिन पीना दूध ही है। तो इस वजह से आप जो है ना लगातार इस चीज को मत ना सोचा करो, इतना सारा वर्क है आपके पास, आपके बैच में इतनी सारी थ्योरी, इतने सारे प्रैक्टिस सेट है, और आपने 2-3 बैच ले रखे हैं, सारा में मैंने प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करा रखी है। आप उन्हें लगातार लगातार घुमाते रहिए, करते रहिएगा, तभी ये चीज सोचने की तो आवश्यकता ही ना कि मतलब सर पढ़ाएंगे तभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, आप लगातार चीजें करते रहिएगा, बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाओगी। देखो जल्दी से वो क्या रखा 10 किलोग्राम और 4 किलोग्राम के दो ब्लॉक को नगण्य द्रव्यमान की एक स्प्रिंग द्वारा जोड़कर घर्षण रहित क्षैतिज तल पर रख दिया गया है। बहुत बढ़िया। एक आवेग भारी ब्लॉक को हल्के ब्लॉक की ओर 14 मीटर पर सेकंड का वेग प्रदान करता है। ठीक है, ठीक है, द्रव्यमान के केंद्र का वेग कितना होगा? बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है। ठीक है अंकिता यादव जी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको अच्छे तरीके से देखो, कभी भी अगर आप अच्छे तरीके से देखोगे तो उसने क्या क्या चीजें दे रखी है वो चीजें देखो। ठीक है शालिनी जी, आपका जो भी पार्ट आपका रह रहा हो तो हाँ पार्ट रह रहा है हमारा, आप नेट क्लास ले तो ज्यादा प्रेशर नहीं हो। ठीक है, आप जो है लगातार थ्योरी को करते रहिएगा, ठीक है ना, आप लगातार थ्योरी करते रहिए। देखो भाई यहाँ पे क्या दे रखा, 10 किलोग्राम यानी कि M1 की वैल्यू ये दे रखी, इसके बाद 4 किलोग्राम M2 की वैल्यू ये दे रखी। अब देखो दो ब्लॉक को नगण्य द्रव्यमान की एक स्प्रिंग द्वारा जोड़कर क्षैतिज घर्षण रहित पर रख दिया गया। ठीक है, अच्छी बात है। और एक आवेग भारी ब्लॉक को हल्के ब्लॉक की ओर इतने मीटर पर सेकंड का वेग देता है। ये हमें वेलोसिटी दे दी, क्या दे दी? ये एक वेलोसिटी दे दी। ठीक है, अभी हमें अभी ध्यान से समझना। देखो अगर मेरे पास एक ब्लॉक ये रहा, ये ब्लॉक 10 किलोग्राम का है, ठीक है, इसे स्प्रिंग से ऐड कर दिया ऐसे, और ये वाला एक ब्लॉक है 4 किलोग्राम का। अच्छी बात है, दो ब्लॉक को इससे क्षैतिज तल पर रख दिया। एक आवेग भारी ब्लॉक को हल्के ब्लॉक की ओर, यानी कि भारी वाले को हल्के ब्लॉक की ओर ऐसे इस डायरेक्शन में, तो सीधी सी बात है अगर इसे M1 कह रहा हूं तो ये वाला M2 है, तो ये वाला हमारा V1 है, क्योंकि इस वाले को इस वाले पे हमें आवेग दिया जा रहा है ऐसे, इधर न धक्का दिया जा रहा, तो ये V1 है हमारा, 14 मीटर बटे सेकंड दे रखा है। ठीक है, इसके बाद द्रव्यमान केंद्र का वेग कितना होगा? जब भी द्रव्यमान केंद्र के बारे में बात करें तो क्या दे रखा? VCM। क्या दे रखा भैया? VCM के बारे में बात करनी है। देखो द्रव्यमान केंद्र का कुछ कंसेप्ट होता है, ध्यान से समझेंगे भाई, ठीक है, ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। क्या टर्म्स दे रखे? देखो द्रव्यमान केंद्र के कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे मान लो अगर x के रेस्पेक्ट में दे रखा तो M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस ऐसी M3 x3, अगर केवल x की टर्म्स में फॉर्मेट में दे रखा है इस प्रकार से M1 प्लस M2 प्लस M3, अगर 3 M है, जितने ज्यादा M रहेंगे कोई दिक्कत नहीं। अगर YCM के फॉर्मेट में दे रखा है तो क्या रहेगा? M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस M3 Y3, इस प्रकार से एंड सो ऑन।
और इसी प्रकार से ये वाला जो है हमारे मास के टर्म्स में। और एक जो है आपका जो है एक क्वेश्चन यहां से जरूर बनता है, तो सभी ध्यान से क्वेश्चंस को करिएगा। एक वीसीएम का अगर फॉर्मूला दे देवे तो किस फॉर्मेट में, जैसे यहां पे देवे ना उसी को यहां पे ले लेना है बस, ठीक है। ऐसी जो है ये सब वेक्टर फॉर्मेट होते हैं, प्लस M3 V3 एंड सो इस तरीके से, ठीक है भाई, इस तरीके से M1 प्लस M2 प्लस M3। तो ये जो आपसे पूछ रखा है ये XYZ, इसी प्रकार से आपकी जो है Z एक्सिस में भी लेना चाहोगे तो Z एक्सिस में भी चीजें हो रही है, ठीक है। तो Z एक्सिस में भी चीजें मतलब आप ले सकते हो। तो यो VCM का मतलब है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। तो यही वाला फॉर्मूला आराम से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस किस प्रकार से लगाना वो चीजें आपको देखनी है। देखो ध्यान से लगाओ भाई, जल्दी से, आप सभी को टाइम देता हूं मैं 20 सेकंड का, जल्दी से फॉर्मूला बनाओ। क्या फॉर्मूला बनेगा? तो आपसे VCM पूछ रखा, V1 की वैल्यू ये रही, इसका मतलब है इस पे तो कुछ मतलब इसे धकेला जा रहा है, इसके बारे में तो कुछ नहीं कह रखा, तो इसका मतलब है V2 कैसे हो गया, यहां पे 0 हो गया। V2 कैसे हो गया? 0 हो गया। तो फॉर्मूला लगाओ जल्दी से। VCM इजिकल टू क्या रहेगा? M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस एंड सोन, इसी प्रकार से M1 प्लस M2 एंड सोन, ठीक है, जो भी दे रखा। तो M1 कितना दे रखा? 10, और V1 कितना दे रखा हमें? 14, प्लस M2 कितना दे रखा? 4, और V2 कितना दे रखा? 0। और M1 प्लस M2 10 और 4 कितने हो गए? 10 प्लस ये 14 हो गए। अगर आप अच्छे तरीके से देखो 10 मल्टीप्लाई 14 बाई ये कितना बन गया? 14। इससे ये खत्म, कितना बना? 10 मीटर बटे सेकंड। जल्दी जल्दी से बताओ किस किस का राइट आंसर आया? सी ऑप्शन। बहुत बढ़िया, गजब। जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या किसी को भी? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाएगा भैया, बढ़िया, एकदम गजब आ रहा सभी का एकदम, ठीक है। तो सी ऑप्शन कैसे हो जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से मतलब TGT पे, ट्रेंड ग्रेजुएट लेवल टेस्ट पे जो है यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन जल्दी से बताओ, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्या कह रहा क्वेश्चन में? जब कोई वस्तु स्थिर चाल से वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो क्या होता है? स्थिर चाल, देखो जब भी कोई चीज गोल गोल घूमती है तो आपको एक बात ध्यान से समझनी है, जब उसकी वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन बदलती है। देखो एक चीज ध्यान रखियो, यहाँ पे बताता हूँ, एक सेकंड ध्यान से समझना मेरी बात को। ये सर्कुलर मोशन का कुछ कंसेप्ट बता रहा हूं, सर्कुलर मोशन का कुछ कंसेप्ट, मोशन का यानी कि वृत्तीय गति का कुछ कंसेप्ट बताता हूं। देखो दो चीजें होती है, V0 कैसे हुआ एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। देखो ध्यान से, उसने क्वेश्चंस में क्या रखा, यहां तक तो कोई दिक्कत ना, M1 M2 दे रखा था, उसने जोड़ने की यहां तक की स्थिति सारी समझ में आ गई थी, यहां तक की। इसके बाद क्या रखा, एक आवेग भारी ब्लॉक को हल्के ब्लॉक की ओर इतने मीटर पर सेकंड का वेग प्रदान करता है। बस केवल ये वाला जो है ना, मतलब यहां से इस भारी वाले को क्या कर रहा है, भारी वाले को अंदर की तरफ ने प्रदान करा, इसका वेग कितना बना? इतना बना। क्या इसको वेग मिला कुछ? इस वाले की वैल्यू यानी कि सेकंड वाले को तो कुछ करा ही नहीं जा रहा। अब ये स्प्रिंग, अब ये मत ना सोचना कि बस ये इतनी सी स्प्रिंग है तो है। मान लो दो ब्लॉक ऐसे जुड़े हुए हैं, केवल एक को ही वो लगाया जा रहा है, केवल एक वाले फोर्स को ही क्या करा जा रहा है, मतलब फोर्स मतलब एक तरीके से आवेग दिया जा रहा। किधर की डायरेक्शन में? बस डायरेक्शन दे रखी कि इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस पर कुछ नहीं करा जा रहा, तो इसका मतलब यहां पे वेलोसिटी कैसी होगी? 0 होगी। यानी कि इस वाली वेलोसिटी का कोऑर्डिनेशन सिस्टम कैसा होगा? 0 हो गया। ऐसे मान के चलो कि 10 किलो का बट्टा, एक 4 किलो का बट्टे को स्प्रिंग से बांध रखा, तो 10 किलो के बट्टे को मैंने थोड़ा सा वेग दे दी, मतलब धक्का लगा दिया पीछे से, तो उसमें थोड़ी वेलोसिटी आ गई। कितनी आ गई? 14 मीटर पर सेकंड आ गई। क्या दूसरे वाले को कुछ छेड़ा? नहीं छेड़ा, तो उसकी वेलोसिटी कैसी हुई? 0 हुई, ठीक है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया भाई? नेक्स्ट बात समझो कि सर्कुलर मोशन, जैसे कोई भी चीज गोल गोल घूमती है, कितनी बारी ये कंफ्यूजन होता है व्यक्तियों को कि कोई भी चीज अगर गोल गोल घूम रही है तो कौन सी चीज, मैं आप सभी से पूछता हूं, स्पीड कांस्टेंट हो सकती है या वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है? जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ, चाल या वेग, सर्कुलर मोशन में कौन सी चीज कांस्टेंट होती है? जल्दी से कमेंट करके बताओ भैया।
चाल या वेग, ठीक है, जल्दी से। सर्कुलर मोशन में कोई भी चीज गोल गोल घूम रही है ऐसे, तो कौन सी चीज कांस्टेंट हो सकती है या फिक्स हो सकती है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, आप सभी से पूछता हूं मैं, जल्दी से कमेंट करो भैया। तो याद रखना, स्पीड कांस्टेंट रह सकती है, स्पीड कांस्टेंट रह सकती है, स्पीड कांस्टेंट रह सकती है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह सकती। क्योंकि वेलोसिटी जो है, अगर आप अच्छे तरीके से देखोगे कि डायरेक्शन बदलने से, यहां वाले की यहां डायरेक्शन, इस वाले की यहां डायरेक्शन, इस वाले की यहां डायरेक्शन, तो इसमें एक्सेलेरेशन होता है। क्या होता है? एक्सेलेरेशन होता है। क्वेश्चन ध्यान ध्यान से समझते रहिए, यहां से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बताया कि सर्कुलर मोशन में कौन सी चीज फिक्स हो सकती है? तो आपको बताना जी, स्पीड फिक्स हो सकती है, वेलोसिटी फिक्स नहीं हो सकती। हाँ, वेलोसिटी वेरिएबल करती है। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट ध्यानपूर्वक ध्यान से समझना। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? दूसरा पॉइंट, और कौन सी चीज फिक्स हो सकती है, और कौन सी चीज फिक्स हो सकती है? तो मैंने दो ऑप्शन देकर चल रहा हूं तुम्हें, आपको बताना कि एक्सेलेरेशन फिक्स हो सकता है, एक्सेलेरेशन हो सकता है, या काइनेटिक एनर्जी। जल्दी से बताओ, जिससे कि मैं एक साथ पॉइंटों को भी लेकर चल रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी, त्वरण हो सकता है फिक्स, या एक्सेलेरेशन यानी कि त्वरण फिक्स हो सकता है, या गतिज ऊर्जा? जल्दी से कमेंट करके बताओ भैया, या गतिज ऊर्जा, जल्दी से बताओ भाई। और कौन सी चीज फिक्स हो सकती है सर्कुलर मोशन में? सभी को लिखना है भैया, ध्यान से सब बताओ जल्दी जल्दी सभी। तो सर्कुलर मोशन में अगर आप अच्छे तरीके से देखोगे कि काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, K इक्वल टू हाफ mv²। तो ध्यान रहे, ये जो v है ना, ये जो है v जो है, ये वेलोसिटी नहीं है भैया, ये स्पीड है। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता लगा ये स्पीड है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एक वर्क फंक्शन को शो करती है, और वर्क कैसी होती है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और जो स्केलर क्वांटिटी होती है तो वो उसी के कोरोस्पोंड में जो होती है, वो एक उसी टर्म्स को शो करती है जिससे वो रिलेट होती है। तो अगर ये स्केलर क्वांटिटी की टर्म्स को शो कर रही है तो ये भी स्केलर। और स्पीड कैसी होती है? स्केलर होती है। चाल कैसी होती है? स्केलर। तो काइनेटिक एनर्जी इसकी कैसी होती है? फिक्स होती है। एक्सीलरेशन फिक्स नहीं होता, एक्सीलरेशन फिक्स नहीं होता। तो दो बात ध्यान से समझ में आई, दो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए। बिकॉज काइनेटिक एनर्जी में v स्पीड होता है। बहुत गजब, एकदम बहुत गजब। हाँ हाँ बिल्कुल, दो बात समझ में आ गई। अब तीसरी बात एक ध्यान से समझो, जब लगातार जो है इसकी स्पीड मतलब वेलोसिटी बदल जा रही है, जब इसकी वेलोसिटी बदल जा रही है तो भैया क्या होगा? एक्सेलेरेशन तो आना ही आना है। ये रहा, एक्सेलेरेशन तो फिक्स नहीं है, एक्सेलेरेशन तो वेरी करेगा। तो उसी एक्सेलेरेशन को बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, अभिकेंद्र त्वरण। ठीक है, और ये जो है ये दो तरीके का होता है। एक तो टेंजेंटल होता है, ठीक है, कैसा होता है? टेंजेंटल होता है, एक रेडियल होता है। जो अंदर की तरफ ना होता है, सेंटर के अंदर की तरफ ना, उसे रेडियल बोलते हैं या सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन बोलते हैं। और जो बाहर की तरफ ना होता है उसे क्या बोलते हैं? जैसे अगर मैं आपसे कह लगूं ये हमारा कोई सर्किल है इस टाइप का, तो जो बाहर की तरफ ना एक्सेलेरेशन रहा होगा इसे बोलते हैं हम टेंजेंटल एक्सेलेरेशन, AT। और जो अंदर की तरफ ना रहा होगा इसे बोल लेंगे AR, यानी कि रेडियल एक्सेलेरेशन। क्लियर होगी? तो यहां से भी दो टर्म्स पूछी जा सकती हैं आपकी जो है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत समस्या तो नहीं? चलो अब ध्यान से बताओ भाई, जब कोई वस्तु स्थिर चाल से वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो इस पर कोई बल कार्य नहीं करता, इस पर कोई बल कार्य नहीं करता। गलत बात है, बल कार्य करता है। जब कोई चीज वृत्ताकार पथ पर समान चाल से चलती है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा केंद्र की तरफ होती है, और उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यह तो आपका ऑप्शन कैसा हो गया? गलत हो गया। ठीक है भैया, ये गलत हो गया। अब ये देखो, जब भी कभी अगर आपको ऑप्शनों को पढ़कर क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आपको पहले A देखना, फिर D देखना, फिर B देखना, फिर C देखना, ज्यादा फायदा रहेगा। सीक्वेंस वाइज देखोगे टाइम वेस्ट हो जाएगा। अभिकेंद्र बल दुगना हो जाएगा, बिल्कुल कटिंग कर दो, इसमें इसकी कोई बात होती नहीं है। अभिकेंद्र की बल की दिशा विपरीत हो जाती है, अभिकेंद्र बल की दिशा परिवर्तित। विपरीत का तो कोई मतलब ही ना है। हाँ, परिवर्तित हो सकती है। कैसे हो सकती है? ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। इस पॉइंट पर आने के बाद यहां पे इधर ना होगी, इस पॉइंट पर आने के बाद यहां पे इधर ना होगी, इस पॉइंट पर आने के बाद है तो सेंटर की तरफ ना, लेकिन हर पॉइंटों पे आप देख रहोगे तो ये कैसा हो जा रही है? ये
मान लो ईस्ट की तरफ न हो जा रही है, ये साउथ की तरफ न, ये मतलब इस तरीके से अलग अलग डायरेक्शन इसकी बन जाती है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा जल्दी से बताओ, इसका सी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या किसी को भी? चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी से सभी देखो, नेक्स्ट जल्दी से सभी क्वेश्चन को पढ़ो और जल्दी जल्दी से जवाब दो। बड़ा गजब क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या रखा, सोडा वाटर की एक बोतल को गर्दन से पकड़कर तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है, तो बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्रित होते हैं? जल्दी से आपको ये वाली टर्म्स बतानी है। और ये वाला कंसेप्ट अभी मैंने क्या बताया, कोई एक बाल्टी लेकर गोल गोल ऐसा घुमा रहा है या फिर बोतल को ऐसा पकड़ के ऐसा घुमा रहा है, तो क्या होता है उसके कंडीशन में। ठीक है, कभी कभी अगर आपने देखा होगा, अगर तेजी से आप किसी भी बाल्टी को पानी भरकर गोल गोल घुमाओगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से उसका पानी बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। लेकिन जैसे स्पीड कम हो जाओगे, सेंट्रीपिटल फोर्स का मान कम हो जाएगा, जब भी पानी गिर जाएगा। तो ये उसी के कंसेप्ट को फॉलो करता है और आपको बताना है कि किस टर्म्स में ये होता है। देखो भाई, जब किसी भी बोतल को आप लगातार घुमाते हो तो देखो ये कंसेप्ट कहां से जुड़ा हुआ है, ऐसा समझो ये कंसेप्ट कहां से जुड़ा हुआ है। मान लो सपोज करो यहां पे कोई बाल्टी या बोतल है, कोई भी चीज, अंदर की तरफ ना उसका फोर्स लगता है, ठीक है, और बाहर की तरफ ना उसका क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारी टर्म्स होगी। अगर इसमें नॉर्मल टर्म्स भी ले हो तो वो भी बाहर की तरफ ना रहेगी, तो FC इजिकल टू mg की टर्म्स हम यूज करेंगे कहीं कहीं जब जरूरत रहेगी। और mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स का आप अच्छे तरीके से जानते हो, ये आपकी टर्म्स बनती है। ठीक है, और m से m कटता है तो v² इजिकल टू क्या बनता है यहाँ से rg, वही वाला फॉर्मूला ना बन गया। ध्यान से सोचो, μs/rg। जब किसी भी चीज को लगातार आपको ऐसा घुमाना हो, बिकॉज सोडा बॉटल भारी होती है और उसमें बने बुलबुले हल्के होते हैं। देखो हाँ आप कह सकते हो, एक मतलब ये नॉर्मली प्रैक्टिकल यूज की वजह से आप ऐसा कह सकते हो ना। तो एक्चुअल में कंसेप्ट क्या होता है कि जब किसी भी चीज को आप गोल गोल घुमाते हो तो क्या होता है, जैसा आप गोल गोल घुमाते हो तो अंदर की तरफ ना एक फोर्स लगता है। ठीक है, जब अंदर की तरफ ना एक फोर्स लगता है तो जब उस वे फोर्स बनने की वजह से, या फिर ऐसा कह सकते हो कि बोतल को आपने नीचे की तरफ से पकड़ रखा तो वो बाहर की तरफ ना एक फोर्स काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो उसकी वजह से जो उसकी गर्दन के पास में बुलबुले ज्यादा बनते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, और ना तो बाकी तो आपने जो है एक केमिस्ट्री में हेनरी लॉ पढ़ रखा होगा, जैसे जैसे उसका प्रेशर कम होता रहता है उसकी सोल्युबिलिटी भी जो है कम होती रहती है। हेनरी लॉ बहुत अच्छे से आपको केमिस्ट्री में आता होगा। ठीक है, तो ठीक उसी के पास तली के निकट के पास नहीं, मध्य में गर्दन के पास में बुलबुले ज्यादा बन जाते हैं। गर्दन के पास में बुलबुले कैसे हो जाते हैं, ज्यादा बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे जो है, ठीक है, यहाँ पे जो है इस तरीके से, तो ये वाला सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? हाँ क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी जल्दी से सभी इसका कंसेप्ट करो, जल्दी जल्दी से क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या रखा है, एक द्रव्यमान का कण स्मॉल r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, यदि इसका कोणीय संवेग J है तो इस पर लगने वाला अभिकेंद्र बल कितना होगा। ये वाले टर्म्स आपको अच्छे तरीके से बतानी है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, अभिकेंद्र बल के बारे में बातचीत हो रही है और ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखना। तो अभिकेंद्र बल के आपके पास दो फॉर्मूले होते हैं क्या, एक तो F इजिकल टू होता है mv²/r और एक होता है F इजिकल टू mr⍵²। ये दो फॉर्मूले होते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के। अब बदलते चले जाओ, अगर आप अच्छे तरीके से देखोगे तो m भी है r भी है, लेकिन v और ये कुछ टर्म्स इसकी मिसिंग हो रही है, इनकी जगह j की टर्म्स लानी है। तो बहुत आसान से हमें पता j जो होता है, j इजिकल टू होता है mvr, कहीं mvr दिखाई देगा वहां j यूज कर लेंगे हम। तो अगर आप इस वाले फॉर्मूले को अच्छे तरीके से लेकर चलोगे F इजिकल टू mv²/r, अगर मुझे इसमें j बनाना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले m तो है, v भी है, लेकिन ऊपर क्या नहीं है भाई, हमारा r नहीं है ऊपर, तो मैं इसमें r से मल्टीप्लाई और r से डिवाइड कर दूंगा। तो आप अगर अच्छे तरीके से देखोगे तो यहां से m, इसे मैं लिख सकता हूं mvr/r² मल्टीप्लाई एक v कंपनी का, तो ये एक j यहां पे बन गया। तो F इजिकल टू क्या बन गया, j v/r²। अब क्या नहीं है, अब दोबारा से देखोगे तो सभी में j² दिखाई दे रहा, सभी में क्या दिखाई दे रहा है, j² बनाने के लिए एक बार हमें क्या जरूरत चाहिएगी, v तो है, m और r नहीं है, तो m r से क्या करेंगे हम
मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे तो एक और mvr ये जे स्क्वायर बन गया, जे स्क्वायर, और ये क्या बन गया mr की पावर 3। किस में दिखाई दे रहा, जल्दी से देखो, जे स्क्वायर mr की पावर 3, डी ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा और सभी ने इसका डी ऑप्शन कर लिया होगा। कोई दिक्कत समस्या किसी को भी? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से कंसेप्ट जल्दी जल्दी बनाओ भाई, क्या इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, क्षैतिज मार्ग पर गतिमान कार मुड़ते समय सड़क से बाहर जा पड़ेगी। सड़क से बाहर कैसे जा पड़ेगी आपको ये देखना है। तो गुरुत्व बल के द्वारा, देखो आपको एक चीज बताऊं, जब भी कोई कार मुड़ती है तो उसमें दो चीजें काम होती है। अगर कार को अच्छे तरीके से गोल गोल घूमना है या मुड़ते वक्त उसे अच्छे तरीके से मुड़ान पर मुड़ना है तो दो बातों का उसे ध्यान रखना होता है। मतलब गाड़ी की टर्म्स को ध्यान रखना होता है। गाड़ी तो निर्जीव वस्तु है, उसे क्या ध्यान नहीं होगा। तो क्या ध्यान होगा, पहला तो उसे सड़क से क्या होना चाहिए, एक जो है फ्रिक्शन फोर्स मिलना चाहिए। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स, और एक जो है अभिकेंद्र बल। अगर अभिकेंद्र बल और फ्रिक्शन फोर्स इस प्रकार से आपस में सामंजस्य बना लेते हैं तो हमारी गाड़ी बिल्कुल भी बाहर की तरफ मुड़ते वक्त नहीं रपटेगी। लेकिन अगर, क्योंकि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो अंदर की तरफ ना होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है अंदर की तरफ ना, और फ्रिक्शन फोर्स सड़क से टायर के बीच में होता है, तो दोनों बैलेंस टर्म्स में लगने चाहिए। एक भी कम या ज्यादा हो गए तुरंत जो है कहानी गड़बड़ा जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि मोड़ पे गाड़ी मुड़ते वक्त दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स और एक फ्रैक्शनल फोर्स। ठीक है, फ्रैक्शनल फोर्स आपस में कैसे होने चाहिए, बैलेंस टर्म शो करने चाहिए। यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि अभिकेंद्र बल, और कैसा होना चाहिए फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स घर्षण बल। ठीक है, यानी कि अभिकेंद्र बल और घर्षण बल, इनमें कहानी सही होनी चाहिए। तो गुरुत्व बल का तो यहां पे कोई मतलब है ही ना। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। और ज्यादातर विशेष तौर पे आपको ध्यान क्या रखना है, अगर जैसे मान लो ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, तो ये तो चलो ठीक है, लेकिन अंदर की तरफ ने बचाए रखने के लिए, अंदर की तरफ ने बचाए रखने के लिए देखो वो कह रहा क्षैतिज मार्ग पर गतिमान कार मुड़ते समय सड़क से बाहर जा पड़ेगी। सड़क से बाहर जा पड़ने का क्या मतलब है कि भैया अंदर की तरफ ने लगने वाला फोर्स बहुत कम है, और अंदर की तरफ ने लगने वाला फोर्स कौन सा होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अभिकेंद्र बल के पर्याप्त ना होने के कारण, बिल्कुल सही बात है, सड़क पर घर्षण बल के, इसके मान लो हो सकता था अगर ये ना होता तो ये खत्म, सड़क के प्रतिक्रिया के कारण, इससे कोई मतलब ही ना है। ठीक है, तो यानी कि बाहर की तरफ ने जो है वो इस वजह से जा पड़ेगी क्योंकि अंदर की तरफ ने लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत कम है। क्लियर हो गया सभी को? अगर क्लियर हो गए तो सभी एक बार थंब कर दो भैया। ठीक है, सभी एक बार थंब कर दो। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिना झुके मार्ग पर v वेग से चल रहे साइकिल सवार को स्मॉल r त्रिज्या के मोड़ पर मुड़ते समय थीटा कोण से अंदर की ओर झुकाव करना पड़ेगा, जिसका मान कितना रहने वाला। आपको जनरली फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा था। क्या फॉर्मूला था कि tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। और आप सभी को पता है थीटा उसने पूछ रखा, तो tan इनवर्स वी स्क्वायर बाई आर जी, आर जी ये इसका क्या बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है। तो कौन सा इसमें बन गया, वी स्क्वायर बाई आर जी, यानी कि सी ऑप्शन कैसा हो गया, राइट आंसर बन गया। कोई दिक्कत समस्या किसी को भी? जल्दी जल्दी से सभी कमेंट करके बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं भैया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी का सी ऑप्शन आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या रखा, जब कोई पिंड किसी नियत बिंदु के परितः एक तल में हो, घूम रहा हो, तो इसके कोणीय संवेग की दिशा कैसे रहती है। अच्छा चलो बताओ, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन पूछ रहा हो, जल्दी से बताओ, बड़ा गजब है। कितनी बार ही मैंने आपको बताया था, एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग की दिशा, कोणीय संवेग एल कह दो, जे कह दो, किसकी डायरेक्शन, ये जो है। ठीक है, यहां पे समझो ध्यान से। मैंने कहा ये एक्स एक्सिस है, मैंने कहा ये वाई एक्सिस है या जेड एक्सिस, जो भी आपको कहनी हो, मान लो ये एक्सिस है। ठीक है, चलो मैं एक टर्म्स बताता हूं। ठीक है, तो ध्यान से समझो, मेरा हाथ देखो ध्यानपूर्वक, ये अंगूठा ऐसे हो गया।
जो मेरी यो है ना, ये वाली एस है, ये सीधे हाथ का मतलब इस तरीके से है। अगर आप देखोगे तो जैसे अगर आप अच्छे तरीके से देखोगे, ये एक्सिस होगी एक्स वाई जेड, मान लो ये 3 एक्सिस होगी, तो इनकी रोटेशन के ऐसा घूमता है, ये जो डायरेक्शन होती है ना ऐसा घूमने की, ये एल की होती है। यानी कि प्लेन के कैसे होता है, परपेंडिकुलर टर्म्स में रोटेट करता है ऐसा जो है। समझ में आ गई? चलो मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं अच्छे से। मान लो ये हथेली जो है, ये हथेली मैं कुछ और वो ले लेता हूं, देखो ध्यान से। मान लो मेरे पास में ये 3 पेन है, ठीक है, मैंने इस प्रकार से 2 पेन लगा लिए, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। अब मैं पूछ रहा हूं इनमें, देखो यो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलकर प्लेन बना रहे हैं। अब सीधी सी बात है कि एल की डायरेक्शन पूछना चाह रहा हूं, तो ये रहेगी एल की डायरेक्शन, इसके ऐसा 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 घूमेगा, ठीक है, ऐसा ऐसा घूमेगा, जैसा आप कह सकते हो, है ना। मतलब किसी के कोई व्यक्ति खड़ा है और उसके चारों तरफ उड़ उड़ का कोई घूम रही है, मान लो मक्खी घूम रही है ऐसा गोल गोल, तो ये वाली रहेगी एल की डायरेक्शन। समझ में आ गया? कोई व्यक्ति खड़ा है और उड़ने वाली मधुमक्खी ऐसा ऐसा गोल गोल घूम रही है, तो प्लेन तो होगी धरती, आदमी हो गया जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस के ऐसे रोटेशन में, मतलब मधुमक्खी ऐसा घूम रही है लगातार, इसे क्या होंगे, एल क्या होंगे, ये होती है एल की डायरेक्शन। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी को कमेंट करके बताना है कौन सी डायरेक्शन इसकी रहेगी। त्रिज्या के अनुदिश, त्रिज्या जो है एक्स एक्सिस पे मिलेगी, प्लेन में मिलेगी, तो ये तो है नहीं है। कक्षा के स्पर्श रेखा के अनुदिश क्या प्लेन में होगी, स्पर्श तो प्लेन में ही होता है, तो ये भी नहीं मिलेगी। घूर्णन तल के लंबवत रेखा के अनुदिश ये है भैया, ये है भैया, बिल्कुल जो सीधी खड़ी हुई है उसके इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से, और ये वाला इसका खत्म जो है, तो सी ऑप्शन कैसे हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या किसी को भी, आई होप किसी को दिक्कत समस्या नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी से देखो भाई क्या कह रहा है, जल्दी से, बड़ा गजब क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से करके जाना, क्योंकि ये बाल्टी और जल वाला कंसेप्ट का क्वेश्चन बड़ा शानदार होता है। ठीक है, तो ध्यान से समझ के जाना भैया। क्वेश्चन क्या क्या रखा, एक जल से भरी बाल्टी 4 मीटर त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर में इस प्रकार घुमाई जाती है कि जल नीचे नहीं गिरता। एक चक्कर का अधिकतम समय कितना लगेगा, एक चक्कर का अधिकतम समय कितना लगेगा। बड़ा गजब क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। टाइम के रेस्पेक्ट में चीजें दे रखी है, हालांकि मैं इसके बारे में आधे फॉर्मूले के बारे में बातचीत करके आ गया, आप थोड़ा ध्यान से समझ लियो भैया। एक जल से भरी बाल्टी इतने के ऊर्ध्वाधर इस प्रकार घुमाई जाती है कि जल नीचे नहीं गिरता, एक चक्कर का अधिकतम समय कितना होगा। मान लो ये एक चक्कर हो गया इसका। अभी बता के आया था कि यहां पे हमारे पास क्या थी, यहां पे बाल्टी थी, बाल्टी का जो पानी है वो अंदर की तरफ ना काम करेगा अभी फिलहाल, और ये वाला जो है बाहर की तरफ ना अभी फिलहाल इसका फोर्स काम करेगा। ठीक है, अभी ऐसा मान के चलो अगर यहां पे बाल्टी इस वाली सबसे ऊपर की पोजीशन में होती है, तो यहां पे वेट अंदर की तरफ ना और फोर्स बाहर की तरफ ना। अब इन वाले फोर्स को, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है ये, अगर इसे mg के इक्वल रखें तो आप इसके बारे में जानते होगे कि mv²/r है, mv²/r इजिकल टू mg है। कोई दिक्कत समस्या? अब आप खुद ही सोचोगे कि यहाँ पे अधिकतम समय के बारे में बात हो रही है, t के बारे में बात हो रही है, और r की वैल्यू उसने दे रखी है, तो भैया t कहां से आवा, t आएगा ओमेगा से। कोई भी चीज गोल गोल घूमती है तो कौन सी वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का ये तो हो गया नॉर्मल फॉर्मूला। एक कौन सा फॉर्मूला और पता होता है, एंगुलर वेलोसिटी वाला, कौन सा होता है, mr²। याद आया सबको? कोई दिक्कत समस्या किसी को भी? mr², और m से m कट गया, तो यहां से ω² कितना बना भैया हमारा, g/r बना, और ओमेगा को हम टाइम निकाल सकते हैं ना, 2π/t का होल स्क्वायर इजिकल टू g/r। अगर इसे अच्छे तरीके से सोल्व करोगे तो यहां से 4π² आ जाओगा, और ये क्या आ गया, g/r आ जाओगा। तो यहां से ये यहां पे चला गया 4π² और बटे g इजिकल टू t², और t इस पे क्या कर देगा, अंडर रूट कर देगा। अंडर रूट करने पे 4 का तो हो गया 2, और π² का हो गया पाई, और ये क्या हो जाएगा, r/g।
तो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला कुछ इस तरीके का ना दिख गया? इतने सारे फॉर्मूले को ये बनाने की कोई ना, टी इजकल टू 2πL/G। एल की जगह यहां पे क्या है, बस आर है और ये जी है, बस उसी में रख के आंसर निकाल लो, जल्दी से निकाल लो भैया। टी इजकल टू 2π2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई, और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, 4 का हो गया 2, 2 हो गया बाहर, और जी कितना दे रखा, मान लो जी उसने ना दे रखा तो इसे √10 कह दो, √10 कह दो, कितना कह दो, √10 कह दो। हाँ हाँ बिल्कुल से किया मैंने, बिल्कुल वही तो है, यो बिल्कुल वही फॉर्मूला है। अगर आप अच्छे तरीके से देखोगे, टी इजकल टू 2π√L/G, वही फॉर्मूला है, यो वही फॉर्मूला है। ये बस बनाया कैसे वो कंसेप्ट आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। हाँ देखो, अगर आप कहोगे ये 10 है, 10 का मान लो अगर 9 होता तो 3 आता, 10 है तो लगभग भी इससे ये वाला खत्म हो रहा होगा, लगभग भी, और 2 दूनी 4 आ रहा होगा, तो इसका मतलब है 1 सेकंड वाला ऑप्शन तो कट गया होगा, 2 सेकंड 3 सेकंड वाला भी कट गया होगा, क्योंकि 2 दूनी 4 तो ये वैसे ही बना रहे हैं, और 2 सेकंड वाला ये कट गया हो, तो लगभग भी इसका 4 सेकंड के आसपास आपका राइट आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत समस्या किसी को भी? एकदम बढ़िया करा, गजब करा, शानदार करा ऑप्शन, ठीक है। हाँ हाँ 2πr/V से 2π हाँ 2πr किसी से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत समस्या। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। गजब क्वेश्चन है, जल्दी से सभी बताएंगे। एक कण एक वृत्तीय मार्ग पर एक बल के अंतर्गत गति करता है, तब एक पूर्ण चक्कर में किया गया कार्य कितना रहा होगा। मान लो एक ये रहा और एक पूर्ण चक्कर करा जा रहा है, तो जहां से चल रहा वहीं पे वापस आ रहा, तो W कैसा होगा इसका, 0। बिना कुछ सोचे समझे, एक पूर्ण चक्कर में किया गया कार्य कैसा होता है, 0 होता है। तो आगे सोचने की जरूरत ही ना, 0 ऑप्शन कैसा हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताओ भाई। यदि किसी निकाय पर कार्यत बल आघूर्ण 0 हो तो निम्नलिखित में से क्या स्थिर रहेगा। यानी कि कार्य करने वाला बल आघूर्ण कैसा है, 0, टो कैसा हो जावे, 0 हो जावे। आपको मैंने 2 फॉर्मूले बता रखे, तो ध्यान से दोनों फॉर्मूले को ध्यान से समझना। अगर मैंने आपसे कहा 2 चीजें होती है, अगर एफ एक्सटर्नल कैसा हो, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, अब अगर एफ एक्सटर्नल 0 है, बाह्य बल 0 है, तो याद रखना पी कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। पी कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। पी का मतलब है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग, इसे बोलते हैं रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो रेखीय संवेग कैसा रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। कोई दिक्कत समस्या? अगर एफ एक्सटर्नल 0, यदि टो बराबर 0 हो गया, यानी कि टॉर्क 0 हो गया, तो आपको याद रखना एल बराबर कांस्टेंट, एल बराबर कांस्टेंट। इसे बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, ठीक है। कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, तो कोणीय संवेग, ठीक है। कभी कभार के ये वाला I ओमेगा इजिकल टू I1 ओमेगा 1 इजिकल टू I2 ओमेगा 2 से भी ये जाना जाता है, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूले आपको अच्छे तरीके से दोनों पॉइंट को याद रखने हैं, ठीक है। तो यहीं से ही आपसे यही बात उसने पूछ रखी है कि यदि बल आघूर्ण कैसा हो जाएगा, 0, तो क्या रहेगा, L या J, मतलब जिस किसी भाषा में भी आप समझो एंगुलर मोमेंटम को, कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो कौन सा इसका राइट आंसर बन जाएगा भैया, कोणीय संवेग। सी ऑप्शन कैसा बन जाएगा इसका राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ध्यान दो। किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण निर्भर नहीं करता है, तो जड़त्व आघूर्ण किस किस पे निर्भर करता है। तो जड़त्व आघूर्ण मैंने आप सभी को बता रखा, आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। तो जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला होता है I इजकल टू समेशन mr²। तो ये 4 चीजों पर डिपेंडेंसी दिखाता है। I जो डिपेंडेंसी दिखाता है, एक तो मास पे, दूसरा रेडियस पे, ठीक है, तीसरा मास डिस्ट्रीब्यूशन पे, मास डिस्ट्रीब्यूशन पे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन पे, और एक जो है यानी कि ये द्रव्यमान वितरण पे, और एक करता है रोटेशन एक्सिस पे।
यानी कि घूर्णन एक्सिस पे। इन चीजों को ध्यान रखना आप, घूर्णन एक्सिस पे। और ये कैसी होती है जल्दी से बताओ? टेंसर क्वांटिटी होती है। ये कैसी होती है? एक टेंसर क्वांटिटी होती है। टेंसर परदिश राशि कैसी होती है? परदिश राशि होती है, ठीक है, टेंसर क्वांटिटी होती है। तो जल्दी से बताओ, तीन चीज तो आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी। कोणीय वेग के बारे में कोई बात नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों इसके राइट ऑप्शन, मतलब अगर वो कहता है कि किन किन पर निर्भर कर रहा है। क्लियर हो गया सभी को? चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट? जल्दी से सोचो। वो कह रहा है समान त्रिज्या का एक ठोस गोला, एक चकती, एक ढलवा तल पर बिना सटे हुए गिरते हैं, ठीक है, बिना सटे हुए गिरते हैं। एक दूसरे से पहले पहुंचने का क्या कारण है? मान लो यहां पे एक इस प्रकार से आनत तल है, यहां पे मैंने गोला भी रख दिया, गोला भी, ठीक है, मान लो ये सॉलिड स्फीयर है, ये चकती होगी, ठीक है, और ये तो समान त्रिज्या की, रेडियस सेम है दोनों की, तो कौन पहला पहुंचेगा और कौन बाद में पहुंचेगा, ये बात निर्भर करेगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या करेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मैंने लास्ट टाइम पे आपको चारों चीजें बता रखी थी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया चारों की याद करके चले जियो, आपको आराम से कंसेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है। तो किसके कारण रहता है यो? उसका जड़त्व आघूर्ण कैसा रहता है? सबका अलग अलग होता है। तो जल्दी से सभी जड़त्व आघूर्ण से रिलेटेड चार चीजें मैंने बता रखी, सभी एक बार कमेंट करके जो है पहले लिखेंगे सभी जो है रिंग का। अच्छा जल्दी से एक बात बताओ, सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होता है और सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होता है? जल्दी से बताओ। सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा किसका होता है? याद रखना रिंग का होता है, ठीक है, रिंग का होता है, छल्ले का या वले का, ठीक है, छल्ले या वले का। कितना होता है? I = mr² होता है, ठीक है, mr² होता है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम किसका रहता है? सॉलिड स्फीयर का। किसका रहता है? सॉलिड स्फीयर का, ठोस गोले का। इसका ठोस गोले का कितना रहता है? I = 2/5 mr², ठीक है, 2/5 mr²। तो यहां से एक बात समझ में आ गई होगी, यहां से एक बात समझ में आ गई होगी, तो डिफरेंट है, डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से रिंग सबसे कम सॉलिड। अच्छा एक बात बताओ, रिंग पहला होगा या सॉलिड स्फीयर पहला होगा नीचे? जल्दी से बताओ, जल्दी से। हाँ डिस्क का भी लिख दिया आपने, 1/2 mr², बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया, ठीक है। टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, गर्मी की तरफ होता जा रहा है मामला, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक घड़ी की सेकंड की सुई की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, इसकी नोक की चाल कितनी होगी? कि नोक की चाल कितनी होगी? ध्यान से समझो। ये मान लो कोई भी एक घड़ी है और वो इसमें सेकंड वाली सुई कह रहा, तो इसका टाइम पीरियड कितना रहेगा? 60 सेकंड। और मान लो मिनट वाली सुई कह रहा है, तो इसका टाइम पीरियड कितना रहेगा भाई? जल्दी से बताओ। इसका 60 × 60, यानी कि एक पूरा जो है मिनट वाली सुई 60 मिनट में अपना पूरा करेगी, इतने सेकंड रहेगा। घंटे का अगर आप देखोगे, ठीक है, घंटे वाली सुई का अगर आप टाइम पीरियड देखोगे तो कितना? 12 गुना मिनट गुना 60 सेकंड, इतने के आसपास में टाइम पीरियड। और जो उसकी सुई होती है वो इसकी रेडियस होती है। क्या होती है? सुई इसकी रेडियस होती है। तो सुई की लंबाई जो दे रखी है उसने वो रेडियस होती है। आर की वैल्यू कितनी दे रखी? 3 सेंटीमीटर, टी ये रहा। तो हमें सबको पता है इसकी नोक की चाल कितनी होगी। जो उसकी नोक होती है वो चाल जो करती है, वो चाल जो करती है वो कौन सी करती है? ध्यान से समझना, वेलोसिटी पूछ रहा। तो V = R ओमेगा, V = R ओमेगा। चलो भाई हमें R तो पता 3 सेंटीमीटर, ओमेगा नहीं पता, तो ओमेगा कितना हो जाएगा? 2π/t हो जाएगा। 3 दूनी 6 पाई, और टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? सेकंड वाली सुई की क्या रखी है? तो 60 हो गया। जैसे से कट करोगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। पाई की वैल्यू 3.14 और बटे 10, ठीक है। तो थोड़ा सा इधर चला जाएगा, 0.314, इतने के आसपास में आपका सेंटीमीटर बटे सेकंड इसका राइट आंसर बनेगा। जल्दी से बताओ ये ऑप्शन किस किस का आ गया? सभी का ज्यादातर ये ऑप्शन आ गया, कोई दिक्कत समस्या ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ने नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समान द्रव्यमान वाले दो कण
R1 व R2 त्रिज्याओं के वृत्ताकार पथों पर समान चाल से घूम रहे हैं, इनके अभिकेंद्र बलों का अनुपात कितना होगा। अभिकेंद्र बल का अनुपात क्या रखा, अभिकेंद्र बल के दो ही फॉर्मूले हैं, एक तो अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला F इजिकल टू mv स्क्वायर बाई आर, और एक फॉर्मूला है F इजिकल टू mr ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारी R के टर्म्स में क्या रखा है, उनके अभिकेंद्र बलों का अनुपात कितना होगा। अगर इसे मैं F1 बाई F2 की टर्म्स में ले लूं तो आप अच्छे तरीके से देखोगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, R नीचे है तो ये क्या बन जाएगा, R2 बाई R1 बन जाएगा, R2 बाई R1 बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर दिखाई दे रहा होगा। कौन सा दिखाई दे रहा, डी ऑप्शन। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत समस्या ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा मतलब 1 2 3 व 4 किलोग्राम के द्रव्यमान 0 1 2 0 0 3 -2 बिंदुओं पर रखे हैं, एक्स एक्सिस सापेक्ष इस निकाय का जड़ता आघूर्ण कितना होगा। ये जो है 2021 में एक यूपी टीजीटी में एग्जाम हुआ था आपका, उसका ये मतलब एक तरीके से प्रतिरूप है, उस क्वेश्चन का ये प्रतिरूप है। आप अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को भैया करके जाना, ज्यादातर ये बहुत सारे आयोग में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस को मतलब गड़बड़ करके आते हैं व्यक्ति। ठीक है, बस एक बात ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चनों को करते वक्त आपको ये देखना चाहिए लास्ट में कि मतलब कौन सी चीज वो पूछता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक चीज बता दूंगा, ठीक है, ध्यान से समझो। पहले उसने पहले ये द्रव्यमान दे रखे है, तो m1 की वैल्यू कितनी दे रखी, 1, m2 की कितनी दे रखी, 2, m3 की कितनी दे रखी, 3, m4 की कितनी दे रखी, 4 किलोग्राम में, और इतनी इतनी ये वैल्यू दे रखी है बिंदु है एक्स एक्सिस के सापेक्ष इस निकाय का। बस ये लास्ट वाली लाइन पढ़नी है आपको। अगर एक्स एक्सिस क्या है तो y के कोऑर्डिनेट लेकर चल दियो, y एक्सिस क्या है तो x के कोऑर्डिनेट लेकर चल दियो, आंसर आ जाएगा। बात आगे समझ में। देखो ये सबसे शुरुआत वाले ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है, ये x4 है, y4 है। क्या बताया मैंने, अगर x एक्सिस कह रहा तो y के कोऑर्डिनेट लेकर चल दियो, y के कोऑर्डिनेट लेकर चल देंगे। तो फॉर्मूला जल्दी से बताओ क्या रहने वाला है। तो I इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, समेशन एम आर स्क्वायर। तो ध्यान दो भाई, m कितना दे रखा, 1 दे रखा। अब पहले वाले का 1 दे रखा, यहां पे जो ये आर स्क्वायर लेना है, ये y का कोऑर्डिनेट लेना है, ये वाला 0 0 का हो गया ये स्क्वायर, प्लस m फिर लो 2, फिर इसका क्या हो गया y2 का क्या हो गया, 0 का भी स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत। इसी प्रकार से वहां 3 लिया, यहां पे देखो 3 का क्या हो गया, यहां पे स्क्वायर हो गया, प्लस इसी प्रकार से जो है हमने वहां पे किसका लिया, 4 लिया, और यहां पे जो y की वैल्यू -2 इसका स्क्वायर। यानी कि अगर y एक्सिस क्या है तो x के लेने हैं, x एक्सिस क्या है तो y के कोऑर्डिनेट ले। इस बात को ध्यान रख कर जाना। ये तो पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0, ये 3 3 9 3 27 बना भाई, और 4 चौक 16 बना, और 27 16 कितना बैठ गया भैया, 43 बैठ गया किलोग्राम, m का किलोग्राम और इसका मीटर स्क्वायर। तो जल्दी से बताओ बी ऑप्शन किस किस का राइट आंसर आ गया था भैया। ठीक है, अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू हो रही तो आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर एक्स वाई जेड 43 आंसर होगा, हाँ सही है। अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू हो रही है तो आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तीनों कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग निकाल लियो। देखो कैसे निकालते हैं, मेरी बात ध्यान से समझो। देखो ध्यान दो भाई मेरे पास, अगर मान लो एक्स वाई जेड तीनों की दे रखी है, मान लो 3 दे रखी, 2 दे रखी, 3 दे रखी, 4 दे रखी, और ऐसी दे रखा, दूसरा कोऑर्डिनेट दे रखा मान लो 5 6 7 दे रखी है, और आपसे आरसीएम कह रहा, क्या कह रहा है, आरसीएम कह रहा। तो सबसे पहला जब यहाँ 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो ये आरसीएम ऐसे निकलेगा। आरसीएम का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर। क्या होता है, पोजीशन वेक्टर। तो आरसीएम निकालने के लिए आपके पास में एक्ससीएम होना चाहिए, वाईसीएम होना चाहिए, और जेडसीएम होना चाहिए। तो सबसे पहले आप एक्ससीएम निकाल लोगे, फिर वाईसीएम निकाल लोगे, फिर जेडसीएम निकाल लोगे। जैसे तीनों की वैल्यू निकाल लोगे, और एक्ससीएम वाईसीएम आपको अच्छे से आता है निकालना, m1 x1 प्लस m2 x2 ऐसे एंड सोन कर करके यहाँ m1 प्लस m2, तो इस प्रकार से आप मतलब निकाल लो। ऐसी वाईसीएम निकल जाओगे, ऐसी जेडसीएम निकल जाओगे, और यहां से निकाल के जो है यहाँ पे कहानी कर लो भाई। ठीक है, शमशाद हुसैन जी, ठीक है, शमशाद मलिक जी, ठीक है, सुशील दोबारा रिपीट करो सर, ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से समझो। देखो आपको जो है ये कोऑर्डिनेट वो दे रखे हैं, m की वैल्यू दे रखी है, ठीक है,
और इसने ये कुछ कोऑर्डिनेट बनाकर आपको दे रखे हैं, और वो क्या लगा, एक्स अक्ष के सापेक्ष इस निकाय का जड़ता गुण। जब एक्स अक्ष के सापेक्ष क्या हुआ है तो वाई वाले कोऑर्डिनेट ले लेना, और वाई अक्ष के सापेक्ष क्या हुआ है तो एक्स अक्ष के कोऑर्डिनेट ले लेना। ठीक है, कोई दिक्कत? सुशील कुमार जी कोई दिक्कत? और आपको फॉर्मूला पता ही होगा, आई इजकल टू समेशन एम आर स्क्वायर टर्म्स दे रखी है हमें, तो आराम से आप जो है यहाँ पे ये वाई एम तो ऐसा कैसे एम वहां से उठाते रहो, और ये वाली टर्म्स, ये वाली और ये वाली टर्म्स को यहां पर रख के आंसर निकालते रहो, आराम से आपका हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत समस्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, जल्दी जल्दी से सभी जवाब दो भाई, क्या इसका बनेगा। देखो इस टाइप का क्वेश्चन ये एनसीईआरटी क्वेश्चन होता है, और बड़े लाजवाब क्वेश्चन होता है। जो एनसीईआरटी आपके क्वेश्चन जो है 5 से 6 संख्या थी आपकी, 2021 में भी एग्जाम हुए, 2024-25 जो अन्य बोर्ड में भी एग्जाम हुए वहां भी ये एनसीईआरटी क्वेश्चनों की थोड़ी प्रमुखता थी। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस को करके जाना है। ये देखने में बड़े लगते हैं लेकिन होने में ये बहुत आसान होते हैं, बस आपको कंसेप्चुअल इसके फंक्शन पता होने चाहिए। ठीक है, ध्यान से समझो। स्मॉल एल लंबाई की एक डोरी के एक सिरे से बंधा पत्थर ऊर्ध्वाधर वृत्त में इस प्रकार घुमाया जाता है कि डोरी का दूसरा सिरा केंद्र पर रहता है। ठीक है, अच्छी बात है। किसी क्षण पर पत्थर अपनी निम्नतम स्थिति में है, इसकी चाल u है। जब डोरी क्षैतिज होती है तो उस स्थिति में इसके वेग का परिमाण क्या आएगा। ठीक है, ध्यान से बढ़िया तरीके से समझाता हूं, थोड़ा एक पॉइंटों को ध्यान से समझते हुए चलना। ठीक है, ध्यान से समझना, हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान देना भैया, देखो ध्यान देना, ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है। बहुत आपको यही चीज तो सिखानी है कि लैंग्वेज को पकड़ के आपको किस प्रकार की चीजें करनी है। जब आप नए नए क्वेश्चंस को करोगे अपने आप ही प्रैक्टिस में लगेंगे। बस आपकी गलती पता क्या होती है, आपकी गलती ये होती है कि मेरी क्लास करने के बाद में, ठीक है ना, मेरी क्लास को करने के बाद में इन वाले क्वेश्चनों को जो है ना, मतलब आप एक बार भी करके नहीं देखते दोबारा भी। आप ये समझते हो कि सर ने समझा दिया, बस हमें वो समझ में आ गया, बहुत आसान लग गया, अब करने की तो कोई जरूरत नहीं है। जब आप इन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे और इसके जैसे क्वेश्चनों को ढूंढोगे कि चलो एक दो क्वेश्चन को और देखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चनों को और कैसे मिलेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाती है। लेकिन नहीं, वही वाली चीज है ना, मैं आपको बताऊं, सारी चीजें कुछ चीज मतलब बिल्कुल प्रत्यक्ष चाहिएंगी, सारी चीजें एफर्ट लेस वाली चाहिएंगी। एफर्ट लेस नहीं रहना, आपको एफर्ट के साथ रहना है, विद द एफर्ट, है ना। जितना आप लगातार मतलब एक क्वेश्चन आया इस टाइप का तो और ढूंढो भाई किताबों में या और चीजों में करो। ठीक है नहीं, तो ज्यादा इस टाइप की चीजों को मतलब पढ़ो करो, काम हो जाएगा। देखो ध्यान से कंसेप्ट समझना भैया, कंसेप्ट समझना। ठीक है, ये बाल्टी घुमाने वाला कंसेप्ट है, क्लियर हो जाएगा। देखो मान लो कोई चीज ऐसा ही है, गोल गोल ये घूम रही है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? मन ने इसकी निम्नतम स्थिति ये मान ली, ए बिंदु पे इसकी निम्नतम स्थिति मान ली, यहां पर निम्नतम स्थिति, ये इसकी निम्नतम स्थिति है। और जो ये निम्नतम स्थिति है इस पे इसकी जो है वेलोसिटी कितनी दे रखी है उसने, इसकी चाल यू दे रखी है। तो इस बिंदु पे यहां चाल यहां पे होगी यू रहेगी। ठीक है, 11th वाली हैबिट पड़ी हुई है सर जी। देखो यहां पे इस जगह मान लो बिंदु बी कह दिया मन ने, इसे बोलते हैं उच्चतम स्थिति। उच्चतम स्थिति इसे क्या बोलते हैं? उच्चतम स्थिति। और क्षैतिज स्थिति कब बनती है इसकी? जब इस वाली एक्सिस पे कोई भी टर्म्स बनेगी, ये क्षैतिज स्थिति, इसे बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं इसे? क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज स्थिति कौन सी होती है? 180 डिग्री पे। कौन सी? 180 डिग्री पे। ध्यान से समझना भाई मेरी बात को, यानी कि हमें इस पॉइंट पे वेलोसिटी बतानी है, इस सी पॉइंट पे वेलोसिटी बतानी है। यानी कि मैं यहां लिख देता हूं सी बिंदु पे पहले वेलोसिटी बतानी है। इस सी बिंदु की वेलोसिटी को मैंने कह दिया सपोज दैट यू है वी यू, इसे मैंने कह दिया यू डैश। कोई दिक्कत समस्या? ठीक है, सी बिंदु पर
यू डैश का पहला मैं देखो कौन कौन से स्टेप करने वो बता रहा हूं। स्टेप नंबर फर्स्ट पे सी डैश पे, सी बिंदु पे यू डैश की वैल्यू निकालनी है। फिर सापेक्ष वेग, पहला स्टेप में सी बिंदु पे यू निकालना है। इसके बाद सापेक्ष, सापेक्ष कैसे निकालता था मैं, जल्दी से बताओ कितनी बार निकलवाया ये क्वेश्चन, कि कोई वृत्त पथ पर घूम रही है, आधे चक्कर के बाद उसका वेग में परिवर्तन कितना हुआ, वो क्वेश्चन है यो। ठीक है, सापेक्ष वेग निकालना हमें, तो दो स्टेप करने सबसे पहले, तो ध्यान से समझो। मान लो हमें जो है ये यहां पर ना ऐसे जाओगा, ठीक है, ये वाली चीज इस पॉइंट पे, इसकी जो लेंथ है ये वाली जो है, ये कितनी दे रखी, एल दे रखी है। कोई दिक्कत यहां तक, यहां दे रखी एल तक, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात समझो, अब एक बात समझो, ए बिंदु पे वस्तु रुकी हुई दिखाई दे रही है या चलती हुई दिखाई दे रही, खुद सोचो आप। उसने क्या तो रखी है कि ए बिंदु पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, यू है। अब क्षैतिज पे या उच्च बिंदु पे अगर कहीं वेलोसिटी उसने दे रखी है यू है, जहां कहीं काइनेटिक एनर्जी होती है क्या वहां पोटेंशियल एनर्जी होती है? एक बात जल्दी से सभी कमेंट करके बताओ, अगर यहां पे काइनेटिक एनर्जी होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जल्दी से कमेंट करो। और अब देखो यहां से एक हाइट बनी है तक की, इस पर एक हाइट बनी, जब यहां हाइट बनी, यहां तक की यो एक हाइट बनी, यहां तक की क्या बनी, हाइट बनी, तो हाइट का इफेक्ट किस पर जाएगा, यानी कि मैं अब यहां पे एक बात को लिखता हूं कि ए बिंदु पे काइनेटिक एनर्जी है, हाइट है 0, तो काइनेटिक एनर्जी तो रहेगी पर पोटेंशियल एनर्जी 0 रहेगी। बात आई समझ में, नहीं आई? यानी कि ए बिंदु पे हाइट कैसी है, 0, तो काइनेटिक एनर्जी तो होगी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। अब आ जाओ यहां पे इस जगह, यहां पे हाइट का असर पड़ा और वेलोसिटी पहले से ही है, तो इसका मतलब है यहां काइनेटिक एनर्जी भी होगी और कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। पक्की बात है, क्लियर हुई इतनी बात, जल्दी से बताओ भाई, क्लियर होगी इतनी बात? तो जहां कहीं भी ये हाइट का, काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट आवे तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लगा दियो। जहां का ये बाल्टी वाला क्वेश्चन निम्न स्थिति पे और उच्चतम स्थिति पे दिखाई देवे तो आपको क्या लगाना है, पोटेंशियल मतलब एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगा देना। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ए बिंदु पे और बी इस पे सी बिंदु पे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाते हैं। यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ एक बार अगर आप समझ गए तो बहुत आसानी से ये इतनी सारे ड्रामे ना करने पड़ने का, अगर आप समझ गए एक बार ही, फिर तो आप डायरेक्टली वैल्यू रखोगे उसमें और डायरेक्ट सोल्व करोगे। तो मैं आपको समझा रहा हूं लिख लिख के। यदि आप ये सोचो सर इस वाले क्वेश्चन में तो बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, एग्जाम में जाकर हम कैसे करेंगे, मत करो, कोई ना कोई तो करेगा, और जो कोई करेगा सीधी सी बात है उसका जो है एक क्वेश्चन बढ़ जाएगा, और एक क्वेश्चन से बनने कम से कम जो है 400-500 सिलेक्शन रुकते हुए देखे, है ना। तो एनर्जी कंजर्वेशन लो ए बिंदु पे लगाना है और फिर कौन से बिंदु पे लगाना है, सी वाले पे। तो ए बिंदु पे अगर काइनेटिक एनर्जी देखो तो हाफ एम यू स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी जब हाइट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पे होगी 0। सी वाले बिंदु पे अगर हम यहां पे काइनेटिक एनर्जी की बात करने लगा तो हाफ एम यहां पे क्या है, यू डैश का स्क्वायर प्लस, और पोटेंशियल एनर्जी होती है एम जी एच। क्या होता है, एम जी एच। तो मैं यहां पे क्या लगाऊंगा, एम जी एच। हाइट कितनी है भैया, हाइट कितनी है हमारे पास, एल है, तो इस यहां पे हो गया एल। बहुत आसान तरीके से, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। सबका एम काट दो, क्या काट दो भैया, सबका एम काट दो। ये एम कट गया सबका, जैसे ही एम कट गया इसे इधर ले आओ, या एक काम करो इसे इधर ले आओ या इसे इधर ले आओ, कोई इसी को भी किसी की तरफ भी ले जाओ। हमें कुल मिला के सी बिंदु पे यू डैश निकालना, क्या निकालना, यू डैश निकालना, काम खत्म। ठीक है, जब हमें यू डैश निकालना है तो कैसे कैसे करेंगे, इसे इधर ले गए, इसे इधर ले गए, या पोटेंशियल एनर्जी का ये निकाल लो यू डैश, सेकेंड स्टेप यू डैश माइनस के यू निकालना एक तरीके से, और फिर इसका जो है हमें मैग्नीट्यूड यू डैश माइनस के यू, इस तरीके से इसका मैग्नीट्यूड।
इसका मैग्नीट्यूड। क्लियर हुई बात? ये सब। तो अब जल्दी से इसे सोल्व करो जल्दी से। अगर आप अच्छे तरीके से इसे सोल्व करके देखोगे तो आप कहोगे 1/2 यू स्क्वायर माइनस के 1/2 यू डैश का स्क्वायर इजिकल टू क्या आ गया? यहां से जीएल आ गया। दो इधर चला जाओगा तो यू स्क्वायर माइनस यू डैश का स्क्वायर इजिकल टू क्या आ गया? यो 2GL आ गया। और यहां से हमारी किसकी वैल्यू आ गई? ये इधर चला जाएगा तो यू स्क्वायर माइनस के 2GL इजिकल टू यू डैश का स्क्वायर। अब आप खुद ही सोच के बताओ जरा, यहां तक कि हमारी जो ये वैल्यू निकल के आई है, ये जो हमारी वैल्यू निकल के आई है, ये यू डैश की निकल के आ गई। कितना आ गई? अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2GL, ये वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत? जल्दी से बताओ यहां तक के स्टेप में किसी कोई दिक्कत हुई? अगर किसी कोई दिक्कत ना हुई है तो यहां तक एक बार सभी नोट कर लेंगे, फिर मैं अगली स्लाइड पे चल रहा हूं। 30 सेकंड तक मैं जल्दी जल्दी से आप सभी नोट कर लो भैया। 30 सेकंड में सभी एक बार जल्दी जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को भी यहां तक की बात में? चलो अगली स्लाइड पे चलूं, जल्दी से बताओ भाई अगली स्लाइड पे चलूं। यस लिख दो, कोई भी एक भी व्यक्ति यस लिख देगा, मैं आगे चल दूंगा तुरंत। ठीक है, कोई एक व्यक्ति भी लिख देगा, मैं आगे चल दूंगा तुरंत। यस लिख दो कोई भी। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? सर एक बार और एक्सप्लेन कर दो। देखो ध्यान से, अगर हमारे पास कोई भी गोल गोल ऐसा घूम रही है, ठीक है, कोई भी गोल गोल ऐसा घूम रही है, ठीक है भाई, सीधी सी बात है, ये होगी इसकी न्यूनतम स्थिति, ये होगी इसकी उच्चतम स्थिति। उसने क्वेश्चन पूछ रखा कि क्षैतिज स्थिति पे वेलोसिटी, देखो ध्यान से, एल लंबाई की डोरी से बंधा हुआ इस प्रकार घुमाया जाता है, डोरी का दूसरा सिरा केंद्र पर रहता है। किसी क्षण पर पत्थर अपने निम्नतम स्थिति में, शुरुआत में वो निम्नतम स्थिति में था। क्लियर है? एक बात ध्यान से समझो, शुरुआत में वो निम्नतम स्थिति पे था, निम्नतम स्थिति पे उसकी चाल यू थी। जब डोरी क्षैतिज होती है, क्षैतिज का मतलब 180 होगी, जब वो 180 पे हो जाओगी उस स्थिति में वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन का परिमाण ये बताना है, वेग में परिवर्तन का परिमाण बताना है, ठीक है? तो आप ध्यान से समझो क्वेश्चन को। उसने गोल गोल ऐसा घुमा रहा था, केंद्र पर रह है, निम्नतम स्थिति ये रही क्षैतिज वाली, ये क्षैतिज रेखा है। यहां पे हमें इसकी जो डिफरेंस आया उसका मैग्नीट्यूड बताना है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि भाई निम्नतम स्थिति पे इसकी वेलोसिटी यू थी। अब एक बात बताओ, निम्नतम स्थिति पे हाइट कैसी होगी? 0 होगी। तो काइनेटिक एनर्जी तो होगी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। अब यहां पे आ जाओ सी बिंदु पे, तो कुछ ना कुछ तो हाइट होगी। हाइट कितनी होगी? यहाँ एल। जब कुछ ना कुछ हाइट होगी तो हाइट आते ही वहां पे पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी इस वजह से क्योंकि यहाँ यू डैश है, तो यहाँ दोनों होगी। जैसे हमने पोटेंशियल वो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाया, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लगाया ए और सी पॉइंट पे, तो ए बिंदु पे क्या थी? पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, वो होगी 0। और यहां दोनों एनर्जी थी, दोनों को हमने कट करके यहां से हमने यू डैश निकाल लिया। यू डैश हमारा पहला उद्देश्य पूरा हो गया, यानी कि सी बिंदु पर हमारा यू डैश निकल गया। अब सापेक्ष वेग का परिमाण निकालना, सापेक्ष वेग का क्या निकालना? परिमाण निकालना। अब ध्यान से समझना, सापेक्ष वेग यहां तक का क्लियर हो गया आप सबको? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? जिसका रिपीट होना था हो गया। अब परिमाण कैसे निकालते हैं? अगर एक चीज ऐसा है और एक चीज ऐसा है, ऊपर की तरफ ना, मान लो यो तो मैंने क्या दिया? यू है, यो है, क्या कह दिया? यू डैश है, तो इनका रिजल्टेंट बीच में मिलेगा ना? मिलेगा। ये क्या हो गया? रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट आप सभी को अच्छे से पता, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, परिमाण कैसे निकालते हैं? परिमाण दोनों का यू डैश का प्लस यू डैश का स्क्वायर प्लस यू का स्क्वायर ऐसा करके निकालते हैं। अब आपको अच्छे से पता होगा यू डैश के स्क्वायर की वैल्यू कितनी है। यू डैश के स्क्वायर की वैल्यू कितनी है भैया?
यू डैश के स्क्वायर की वैल्यू है यू स्क्वायर माइनस 2gl, यू स्क्वायर माइनस 2gl, और ये यू स्क्वायर कंपनी का चलता हुआ आ रहा, ठीक है। और जैसे इसे आप सोल्व करोगे तो आपका होगा 2u स्क्वायर माइनस 2gl, और 2 ले लिया यहां से कॉमन, जैसे 2 कॉमन ले लिया तो u स्क्वायर माइनस gl अंडर रूट, यानी कि 2 अंडर रूट u स्क्वायर माइनस gl। अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसका होगा, ठीक है, ये आपको बताना। अच्छा ये अंदर ही है, ये अंदर ही है भैया, ये बाहर नहीं निकला, मतलब अभी ये क्या है, अंदर ही है, ऐसे 2u स्क्वायर माइनस के gl, ये हो गया इसका। वो दिक्कत, अच्छा क्वेश्चन था, प्रैक्टिस करके जाना, और ऐसे क्वेश्चन और ढूंढना आप सभी। देखो प्रैक्टिस करने का एक्चुअल मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस करने का आपने कहावत सुनी होगी, एक कहावत सुनी होगी, और आप उस कहावत से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ भी होंगे। क्या कहावत सुनी होगी कि गांव में कहावत है, हाथ से कहावत है कि बाबा के हाथ में ना फावला जो होता है, जो किसान का फावला तो आपने सभी ने सुना होगा, किसान कि बाबा के हाथ में जो फावला होता है वो पटबीज ना दिखाई देवे, या बीज ना दिखाई देवे। जैसे बीजने को बीजना चलता था, मतलब पहले हवा करने के लिए, अब तो ट्रेडिशनल बहुत सारी चीजें होगी, एसी हो गया, पंखा हो गया, बीजना होता था मतलब पटेरे के उसका बनाया हुआ। तो उसको कहा जाएगा कि बाबा के हाथ में जो फावला होता है ना, जिससे वो धरती खोदता है, वो पटबीज ना, वो मतलब बीज ना दिखाई देवे। इस कहावत का तात्पर्य ये है कि जब दूसरे वाला क्वेश्चंस कराया ना, मान लो जैसे आपके टीचर करते हैं, मैं करता हूं, या कोई और भी अन्य भी टीचर करते हैं, तो उसको तो जब वो करेगा तो ऐसा लगेगा यार ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। लेकिन जब इसी क्वेश्चन को आपको सेम टू सेम दिया जाता है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं बना पाते हो। क्यों नहीं बना पाते हो? क्योंकि दूर से वो चीज तुम्हें बहुत हल्की लग रही है, जब उसका रियल एनालिसिस करोगे, एक बार करके देखोगे, तो तब आपको पता लगेगा कि कौन सी चीज किस प्रकार की आपकी बनेगी। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है कि कोई सा भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करके देखो, और इसके जैसे क्वेश्चन ढूंढ के, आपके पास में इतना मतलब इतने ज्यादा चीजें हैं, कंटेंट है, बहुत सारी चीजें हैं। मैं तो विशेष तौर पे आपको प्रिंटेबल पीडीएफ भी देता हूं, पुरानी प्रिंटेबल पीडीएफ को निकाल लो, कहीं और से देखो, फोन की आपके पास में बहुत सारी सुविधाएं हैं, ठीक है ना, बहुत सारी बुक है आपके पास में, आराम से कहीं से भी इस टाइप का एक आधा क्वेश्चन उठाओ और उसे लगाओ। जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी। बहुत से मैं आपको ये सवाल जवाब सोचता हूं, बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि सर हमारे से ये क्वेश्चन नहीं बन पाता, हमारे से वो क्वेश्चन नहीं बन पाता। ये कोई ऐसी जेन्युइन समस्या नहीं है कि मतलब क्वेश्चन एकदम से बनने लग जाते हैं। क्या आप जब 11th क्लास में आए होंगे, इतने सारे क्वेश्चन देख के आपका दिमाग ना घुमा होगा उस टाइम पे कि इतनी इतनी मोटी मोटी किताबों के क्वेश्चंस को हम करेंगे कैसे। लेकिन जब आपने करना स्टार्ट करा होगा, प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करी होगी, तो ये किताबें आपको आसान लगने लगी होगी। और यदि किसी ने जब भी ना करी, मान लो 11th 12th में भी ना करी, बाद में कभी ना कभी तो अपने चरण में आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये टीचिंग लाइन आपका इस प्रकार का प्रोफेशनल है। यदि आपने स्टूडेंट बनकर मेहनत ना करी तो आपको टीचर बनकर तो मेहनत 100% करनी ही पड़ेगी। तो इस बात को ध्यान से समझो, मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये कोई एक ऐसी जड़ी बूटी नहीं होती कि ऐसा नो जी यो जड़ी बूटी आपको दे दी और क्वेश्चन आपके बनते चले जाओगे, सुबह शाम चाय के साथ ले लेना, पानी के साथ ले लेना, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रैक्टिस करनी होती है इन चीजों के लिए, लगातार प्रैक्टिस करोगे। और प्रैक्टिस कैसे करनी होती है, प्रिंट आउट निकाल लो, अच्छे तरीके से पीडीएफ को करो। मैं अधिकतर देखता हूं, मैं ईमानदारी से कह सकता हूं, यदि 500 बच्चों को क्लास जा रही है ना यूपीटीजीटी की, जो मैं ये पीडीएफ आपको बना कर देता हूं, मतलब प्रिंटेबल, मुश्किल से मुश्किल 10% लोग ही प्रिंट कराकर उन पीडीएफ को दोबारा देखते होंगे। 10% क्या मैं कह रहा हूं, 2% लोग भी ना देखते होंगे। और वैसे उन्हें जो है पीडीएफ चाहिए डेली। सर पीडीएफ नहीं आई कल की, और आप पीडीएफ का जब क्या करोगे, मतलब इतनी सारी पीडीएफ ले लेकर जब आप कुछ नहीं करोगे, बस इकट्ठी करते जा रहे हो, इकट्ठे करते जा रहे हो, एक जगह इकट्ठी होती जा रही है, कर रहे हो नहीं कुछ भी। और एक तो होता है, ये सबसे बड़ा कोरा सच है, मतलब सामने मोबाइल है,
बस पीडीएफ मोबाइल में आ गई, पीडीएफ खत्म कहानी। अरे मोबाइल से थोड़ी ना देना आपको पेपर, पेपर देना ऑफलाइन मोड में। तो ऑफलाइन मोड के जैसी तैयारी करने के लिए ऑफलाइन मोड की स्ट्रेटेजी फॉलो करी जाती है। आपको सामने पेपर पेन पे बनाने की कोशिश करो। ऑनलाइन पेपर होगा तो आराम से मोबाइल से आप पढ़ भी लो। लेकिन आपको एक बात बताऊं, मैं कर दूंगा आपको एक बात बताऊं, सही डायरेक्शन और सही एडवाइस किसी को नहीं चाहिए। सही डायरेक्शन, सही एडवाइस किसी को नहीं चाहिए। पूछ सब लेंगे लेकिन मानने का कोई नहीं, ठीक है। वही वाली कहावत है, 50,000 बच्चे फॉर्म भरेंगे, उनमें से 500 का चयन होगा, 49,500 दोबारा से भीड़ बनाओगे और दोबारा से इस चीज के बारे में आओगे, दोबारा इस चीज को सोच के। और कभी भी अपनी गलती कभी नहीं बताएगा बच्चा। कभी भी असफल होने के बाद में बच्चा तो रह ही नहीं जाता, वो टीचर बन जाता है। टीचर हो जाने के बाद में कभी वो अपनी गलती नहीं बताता। वो हमेशा क्या गलती बताएगा, पेपर बहुत टफ बना, पेपर ऐसा आया, पेपर वैसा आया। अरे एनालिसिस करो ना कि पेपर कैसा आया है। पेपर तो सही आया है, आप एनालिसिस करो आपकी तैयारी कितनी है। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब जिस दिन आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाओगे ना कि हमारी इस विषय में या इस पॉइंट में अभी गड़बड़ है और अभी हमें इस पे मेहनत करनी है, तो उस दिन तुम जो है ना मतलब सफलता की तरफ चलने लग जाओगे। सफल होना एक अलग चीज होती है, सफलता की तरफ जाना एक अलग चीज होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस चीज को समझना पड़ेगा कि मतलब आपको इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को स्वीकार करना पड़ेगा कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, ठीक है, और किन चीजों को लेकर आप चल रहे हो। आपने कभी एनालिसिस नहीं करा होगा। अगर 60 क्वेश्चन फिजिक्स का है तो आपने कभी एनालिसिस नहीं करा होगा कि 60 क्वेश्चन में किन में हमारी कमी है। बस आपको ऐसा लगता है कि आप सर्वश्रेष्ठ हो एग्जाम देने से पहले, और एग्जाम देने के बाद फिर ऐसा लगता है कि बोर्ड करप्ट है क्योंकि आपका चयन नहीं हुआ उसमें, या फिर और अन्य कोई बातें आपके सामने निकल के आती है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, सेल्फ एनालाइज करिए, अच्छे तरीके से चीजों को समझिए कि कहां कमी रह रही है और लगातार आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। असफल होने का मजा भी उस दिन आपको समझ में आओगा। अभी तो असफल हो जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। असफल किस प्रकार से हो रहे हो वो चीजें समझने की बहुत जरूरी है ना। आप सबसे बेहतर एग्जाम्पल क्रिकेटरों से समझ लग रहा हूं। अगर एक दिन पहले भी सचिन तेंदुलकर ने या विराट कोहली ने या रोहित शर्मा ने शतक बनाया ना, अगले दिन भी वो 1.5 घंटे या 3 घंटे प्रैक्टिस करेगा। आप जैसे की तरह नहीं कि बस हमें तो एक हीट वाली यूनिट हमने कर ली, मैकेनिक्स वाली यूनिट कर ली, अब क्या जरूरत है, बहुत कर लिया सर, बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया। कंटिन्यूअसली अगले दिन भी आपको उसी शेड्यूल के साथ में, जैसा कि एक क्रिकेटर अगले दिन भी पहले बॉल को फेज करता है, 3-4 घंटे मेहनत करता है, 1000 बॉल आती है और चीजों को समझता है, इसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस करनी होती है, सेल्फ एनालाइज करना होता है अपने आप को, ठीक है। चलो तो यहां पे क्या आंसर आ गया था भैया, ये सी ऑप्शन कैसा हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोटरसाइकिल एक 500 मीटर त्रिज्या के वक्रीय रास्ते पर गतिमान है। यदि रास्ते और सड़क के मध्य घर्षण गुणांक इतना है, तो कितनी त्रिज्या दे रखी है, आर दे रखी है, घर्षण गुणांक म्यू दे रखा है, मोटरसाइकिल के फिसलने के लिए अधिकतम चाल वी पूछ रहा आपसे, वी पूछ रहा है, जल्दी से बताओ फिसलने के लिए अधिकतम चाल क्या होगी। तो जल्दी से बताओ भाई, v इजकल टू म्यू एस आर जे, म्यू एस आर जे, ये उसकी चाल होगी। म्यू एस की वैल्यू कितनी देखी 0.5, आर की वैल्यू कितनी देखी 500, जी की वैल्यू कितनी होती है 10, इसका पॉइंट हटाओ, 1 0 बढ़ाओ, इससे ये खत्म, ये हो गया 2500, 25 मल्टीप्लाई 100, तो 25 का 5 आया और इसका 10 आया, कितना हो गया 50 मीटर बटे सेकंड। तो सी ऑप्शन कैसा हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैखिक संवेग का आघूर्ण क्या कहलाता है। रैखिक संवेग बोले तो पी को अगर घुमा दिया तो वो क्या बनेगा, खुद ही सोच के देखो। P क्रॉस R इजिकल टू क्या होता है, L होता है, और L क्या होता है आप सभी को पता है, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, यानी कि डी ऑप्शन होता है। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कण जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, m की वैल्यू कितनी 2 किलोग्राम,
इतने त्रिज्या वाले यानी कि आर की वैल्यू वृत्त में इतनी रेडियन बटे सेकंड के कोणीय वेग से घूम रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, कोणीय वेग से घूम रहा भैया यो। ठीक है, कोणीय वेग किसे कहते हैं हमने भैया, ओमेगा से घूम रहा है। ठीक है, यदि उसके मार्ग की त्रिज्या 1 मीटर हो, यानी कि अगर ये R1 है ये R2 है, तो इसका कोणीय वेग कितना होगा, कोणीय वेग क्या होगा, ओमेगा 2 बताना। तो खुद सोच के देखो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लगा दो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लगा दो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लगा दो। सबको पता है एंगुलर मोमेंटम I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। या ये भी ना लगाना चाहते हो तो जब भी कोई गोल गोल चीज घूमती है, चाहे उसकी रेडियस कितनी बड़ी या कितनी छोटी कर दो, सेंट्रिपिटल फोर्स लगता ही लगता है। सेंट्रिपिटल फोर्स का मान दोनों टर्म्स के लिए इक्वल कर दो। यहां से भी कर सकते हैं mr ओमेगा स्क्वायर, और ऐसे यहां पे mr ओमेगा स्क्वायर इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ये सब फर्स्ट के लिए, ये सब सेकंड के लिए, या यहां से भी कर सकते हैं। यही बनेगा mr स्क्वायर ओमेगा 1 ऐसी mr स्क्वायर ओमेगा 2। देखना दोनों टर्म्स इसी तरीके की बनी, इसी तरीके को सिंप्लीफाई कर रही है ये वाली। इससे भी निकाल लो, इससे भी निकाल लो, दोनों से सेम टर्म्स बनने की संभावना रहेगी आपकी। m तो दोनों का अगर अच्छे तरीके से देखोगे तो दोनों टर्म्स में कैसा है, सेम इसी है। क्या पूछ रहा, ओमेगा 2 पूछ रहा, ओमेगा 2 पूछ रहा। ओमेगा 2 क्या रहेगा, ओमेगा 1 r स्क्वायर, और यहां पे क्या होगा, ये R2 कह दो इसे, R2 का स्क्वायर, और ये क्या होगा R1 का स्क्वायर। निकाल लो भैया, निकाल लो भाई। ओमेगा 1 पहले वाले का कितना 44 है, R2 का स्क्वायर कितना है, R2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो गया, R1 का स्क्वायर ये रहा 0.8 और ये 0.8, ये पॉइंट हटाओगे, इसका पॉइंट हटाओगे, ये हो गया 100, ये हो गया 100। ठीक है भैया, और क्या बना यहां पे, क्या बना भाई, बना के देखो, चलो कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो जल्दी जल्दी से, बना के देखो भाई, बना के देखो क्या बना भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, ठीक है भाई, बना के देखो क्या क्या बना, और जल्दी से बताओ आंसर क्या बनेगा। वैल्यू रखो जल्दी जल्दी से, बना के देखो कितना बना। इसकी वैल्यू बतानी थी ओमेगा 2 की, ओमेगा 2 m से है तो m कट गया। R1 का कितनी वैल्यू बनी, अरे बना के धर के देखो जल्दी जल्दी से, वैल्यू इनकी बनाओ बनाओ जल्दी जल्दी से, कितनी बनेगी, क्या गड़बड़ हुई थी भाई। ओमेगा 2 इजिकल टू क्या बना, R1 का स्क्वायर ओमेगा 1 और R2 का स्क्वायर। R1 का स्क्वायर कितना है हमारे पास 0.8 मल्टीप्लाई 0.8, और ओमेगा 1 कितना है भैया हमारे पास 44। ठीक है, ये ओमेगा 1 हो गया, और R2 कितना दे रखा है इसने, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो वही टर्म्स बनेगी हमारे पास, ये बना 100 और 64 मल्टीप्लाई 44 बटे 100, करो मल्टीप्लाई जल्दी जल्दी से। 4 चौक 16, यहां से पता लग रहा है 4 चौक 16। 6 किस में दिखाई दे रहा, किस में दिखाई दे रहा, इसमें 8, इसमें 2, इसमें 8, इसमें ये रच है, मिल गया। हाँ 0.8 0.8 मल्टीप्लाई 44, ये रहा ये ऑप्शन। कोई दिक्कत समस्या, ठीक है, 5√5 आ रहा, ठीक है 5√5 32√5 आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या किसी को भी। चलो जी, कल की क्लास में मिलते हैं, यहां तक के सभी क्वेश्चंस कर लेना। ऑल द बेस्ट सभी को, जय श्री राधे कृष्णा, कल की क्लास में मिलते हैं, ठीक है।